लेक्चर नंबर 28 और इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एटम्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इंपॉर्टेंस दिया था। जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स थे, जिस कंसेप्ट्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो सारे कंसेप्ट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था। अब आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, बस उस कंसेप्ट्स का यूज करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, यहाँ पे गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट की बात है और इसमें है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल। देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन एनर्जी होता है नीचे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिस्ट में सीखा था, ये उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अपने केस में Q1 क्या होगा, तो कि देखो Q1 की जो वैल्यू आएगी अपने केस में वो होगा ट्वाइस E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात है। और न्यूक्लियस कौन सा है, तो कि न्यूक्लियस गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो उसका एटॉमिक नंबर 79 है, तो उसका चार्ज होगा 79E। और यहाँ पे हमको एनर्जी का वैल्यू भी देके रखा है। What is that energy value? You can see energy is equal to 7.7 MeV, right? तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब वैल्यू रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होता है और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये 2E होगा, फिर 79E हो जाएगा और नीचे आएगा एनर्जी, और एनर्जी आ जाएगा 7.7 MeV है। MeV में M क्या होता है, मिलियन, मिलियन यानी 10⁶, और पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो उसको मैं सिर्फ E लिखता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, लेकिन उसको मैं सिंपल E से डिनोट कर सकता हूँ। तो देखो, ये E और E यहां से कैंसिल हो जाता है, सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2, E होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पीछे होगा 79 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 7.7 इंटू 10⁻⁶ कर दोगे। बस यहां से जो भी कैलकुलेशन करो, उस कैलकुलेशन से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, जस्ट कैलकुलेट इट परफेक्टली एंड चेक वेदर दैट आंसर इज कमिंग और नॉट। ठीक है, आएगा ही आएगा फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन गाइगर मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, इन केस ऑफ अ हेड ऑन कोलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा था हेड ऑन कोलिजन के बारे में। तो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये उसका सेंटर है, ठीक है, और सेंटर में से पास होने वाली ये एक्सिस है। अगर अपना अल्फा पार्टिकल इस एक्सिस के पैरेलल अप्लाई किया जाए, ओके, तो उसका हेड ऑन कोलिजन होगा और यहां से आके फिर वापस आ जाएगा। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में स्कैटरिंग 180 डिग्री पे होगा। मैंने ये बोला था, फिर ऐसा बोला था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। एंड थर्ड थिंग, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आएगा 0। द ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल, तो ऑब्वियसली ग्राफ ए, ये गाइगर मार्सन का कंसेप्ट जो था उसमें हमने देखा था ग्राफ ए। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करने वाले क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमने ये सीखा था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट स्मॉल एंगल, राइट, और बड़े एंगल पे स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं नंबर में, राइट। तो इसका ये रिजल्ट आएगा ऑप्शन ए। चलो अभी रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट, रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी और रेडियस के बीच का रिलेशन हमको डिराइव करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखिए, पहले हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम में ये एक ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, उसके सेंटर पे होता है एक प्रोटॉन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है r। अभी इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mv² बाय r, किससे बैलेंस होगा, कूलम फोर्स से।
और ये कूलम फोर्स हो जाएगा 1/4πε0। प्रोटॉन का चार्ज ई है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई है, तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां से क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, राइट। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एंड दैट इज 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन एम आर। ओके, बस स्क्वायर रूट निकाल लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 एम आर। ये हो गया वेलोसिटी। ओके, ये हो गया वेलोसिटी। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन सी, राइट। समझ में आ गया कैसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ये दोनों के बीच की रिलेशन हमने ये सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर और उसकी वैल्यू होती है 1/8πε0 जेड स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -1/4πε0 जेड स्क्वायर अपॉन आर। और टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इनका सम क्या करेंगे, 1/8πε0 जेड स्क्वायर अपॉन आर, और इसका सम होगा 1/4πε0 जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमने फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा लिया था, -1/8πε0 जेड स्क्वायर बाय आर। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि ये ई जो होता है वो माइनस के होता है एंड वो यू बाय 2 होता है। तो यू और के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि के इज इक्वल टू माइनस यू बाई 2 हो जाएगा, या फिर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की विजिबल रेंज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये होती है अल्ट्रावायलेट में, ये होती है विजिबल में, और ये तीनों इंफ्रारेड में होता है, राइट। तो आंसर होगा बामर, आंसर आएगा बामर। चलो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। तो यहां पे समझना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डेल्टा ई मस्ट बी बिगेस्ट, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा। चलो अभी इसके बाद क्या करते हैं, तो यहां पे जरा ध्यान से देखना, हमारा बामर सीरीज है ना, 4 बामर सीरीज, क्या होता है, m इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं 1/λ जेड स्क्वायर आर 1/m² -1/n²। अच्छा, अब जरा सोचो कि जंप कहां पे करना है, बामर सीरीज है मतलब जंप करना है 2 के अंदर। ठीक है, जंप करना है 2 के अंदर, तो 2 के अंदर जंप करना है, लेकिन डेल्टा ई सबसे बड़ा कब मिलेगा, तो डेफिनेटली अगर इनफाइनाइट से 2 के अंदर जंप करेगा तो क्या होगा, आप एनर्जी लेवल को इमेजिन कर सकते हो। ये n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आएगा, और मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो मतलब यहां से अगर वो 2 में जंप करेगा तो ये सबसे बड़ा गैप मिलेगा, यहाँ पे सबसे बड़े गैप के लिए डेल्टा ई बड़ा होगा, और डेल्टा ई जितना बड़ा होगा लेमड़ा उतना छोटा होगा। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे लेमड़ा आपको मिनिमम चाहिए, तो ये आएगा जेड स्क्वायर आर,
m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो नीचे आ जाएगा 4, और n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। सो ये बेसिकली यहां से मुझे क्या मिलेगा, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 4 अपॉन जेड स्क्वायर आर। ओके, अब बामर सीरीज की बात है तो 4 हाइड्रोजन एटम जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइमन, बामर, पास्टन ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा थे। तो हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, Z क्या होता है, 1 होता है, और इसलिए लेमडा मिनिमम जो मिलेगा वो हो जाएगा 4/r। आप r की वैल्यू जानते हो, 1.097 इंटू 10⁻⁷, ऊपर आएगा 4। बस यहां से आप इसका आंसर लेके आ सकते हो। तो देखो आंसर में क्या आएगा, ये 4 अपॉन 1.09 है ना, 1.097 को अपने रफली 1.1 बोल सकते हैं, और यहाँ पे 10⁻⁷ आएगा। सो आप इसको क्या बोल सकते हो, 400 10⁻⁹ हो जाएगा। तो 400 डिवाइडेड बाय 1.1 करो, 400 डिवाइड बाय 1 होता है तो 400, लेकिन 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो 400 से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, और 400 से थोड़ी छोटी होगी। ऐसा 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो केवल ऑप्शन डी है। यू कैन सी दैट। ठीक है, और पीछे 10⁻⁹ है तो नैनोमीटर आ जाएगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 364.6 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, चेक करो आप इसको। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, when electron jumps from the fourth orbit to the second orbit, चौथी ऑर्बिट में से वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो देखो ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 में से 2 में जंप किया, गैप है 2 का, 2 का गैप है तो मतलब क्या होगा, सेकंड लाइन होगा। 2 में जंप किया, पहले में जंप किया होता तो लाइमन होता, दूसरे में जंप किया इसलिए बामर आएगा। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, एक्साइटेड मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाना, लेकिन प्रेशर कम रख के हम एनर्जी बढ़ाएंगे। ओके, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इसको एनर्जी बढ़ाने का तरीका क्या है, हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो इट इज जस्ट लाइक व्हाट, कि ट्यूबलाइट में होता है वैसा, कि हम इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ या वेपर के साथ टकराएंगे, और इस टक्कर से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाके वो वहां पे स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और स्टेबल नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस स्पॉन्टेनियस एमिशन करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे एमिशन होगा। तो यहाँ से एमिशन होगा तो मतलब क्या दिखेगा आपको, एमिशन स्पेक्ट्रा दिखेगा, और यहाँ पे इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये गैस का मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, हमने एनर्जी दी किससे, इलेक्ट्रॉन से। कैसे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी दी, क्योंकि हमने करंट पास किया ना, करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराने की वजह से ये मॉलिक्यूल या एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ऊपर। एक्साइटेड स्टेट मतलब ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट। ठीक है, वो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई टेरेस पे चढ़ जाएगा या फिर कोई छत पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक्साइटेड स्टेट में मतलब सिर्फ एनर्जी उसकी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला एटम स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल नहीं होता तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एंड देन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये पूरी जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बामर सीरीज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, first four lines with different wavelength H alpha, H beta, H gamma and H delta is obtained. First four line, पहली लाइन H alpha है, दूसरी लाइन H beta, तीसरी लाइन H gamma एंड चौथी लाइन है H delta। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन का मतलब क्या है देख लेते हैं पहले, यहाँ पे समझो। ये n इज इक्वल टू 1 है, 2 3 4
5, ठीक है। अब देखो पहली लाइन यानी 2 से 1, इसको बोलेंगे एच अल्फा। दूसरी लाइन यानी एच बीटा। फिर ये होगी तीसरी लाइन एच गामा। और चौथी लाइन 5 में से आएगा 1 में, तो ये होगा एच डेल्टा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो विच लाइन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ दिस। फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हो कि डेल्टा ई जो होता है दैट इज एच एफ। एच एफ में एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कुछ लोग इसको एच न्यू लिखते हैं, वो जिसको भी जो भी लिखना है, मैं एफ लिखता हूं। चलो, डेल्टा ई जितना बड़ा होगा उतना फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा। और सबसे बड़ा डेल्टा ई कहां पे है, तो कि 5 में से 1 में जंप होता है उसमें, यानी एच डेल्टा में। तो आंसर आएगा एच डेल्टा। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 1215 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो देखो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और लाइमन सीरीज है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है देखते हैं, चलिए। लाइमन है इसलिए जंप कहां पे होगा, जंप होगा 1 के अंदर। फर्स्ट लाइन है तो मतलब 2 में से 1 में जंप करवाओ। तो यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन लेमडा लाइमन इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो 1 अपॉन लेमडा लाइमन मिलेगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सो बेसिकली 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। सो ये 3/4 r हो जाएगा। और उसके ऊपर से लेमडा l क्या होगा, 4/3r हो जाएगा। और उसका वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1215 एंगस्ट्रॉम। चलो इसको नंबर देते हैं 1, ठीक है। अब क्या पूछा है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो 4 फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 3 में से 2 में जंप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बामर सीरीज में 2 में जंप होता है, फर्स्ट लाइन है, इसलिए हम कहां से जंप करेंगे, 2 में से जंप करेंगे, 3 में से करेंगे, सॉरी। एक ही गैप होना चाहिए, मिनिमम के लिए गैप होना चाहिए 1। तो अब क्या करेंगे, 1 अपॉन लेमडा बामर 1 अपॉन एम स्क्वायर। 1 अपॉन एम स्क्वायर होता है 1/4 और 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा 1/9। तो ये क्या मिलेगा, ये 5/36 आर हो जाएगा। और यहां से मुझे लेमडा बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 36 अपॉन 5r मिल जाएगा। 36 अपॉन 5r मिल जाएगा। चलो अब क्या करते हैं यहां से, तो ये दूसरा इक्वेशन है। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, चलो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा देखते हैं। यहां पे लेमडा एल और लेमडा बी का रेशियो लेते हैं। तो लेमडा एल है 4/3r और लेमडा बी है 36/5r। सो बेसिकली इट इज 5/27 हो जाएगा, ये 5/27 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे लेमडा बी फाइंड करना है, तो लेमडा बी को सब्जेक्ट बनाओगे तो इट इज गोइंग टू बी 27/5 लेमडा एल। तो ये 27/5 लेमडा एल क्या होगा, तो कि वो ऑलरेडी देख के रखा है 1215 एंगस्ट्रॉम। बस यहां से फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सिर्फ 27/5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया परफेक्टली, मुझे बताओ, चलो जल्दी से बताओ। Now the wavelength of the first line of Lyman series for the hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer series of hydrogen like ion। तो यहाँ पे शांति से पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ 4 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है।
तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होगा, 2 से लेके 1। ओके, तो पहले उसकी वेवलेंथ निकालते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यहाँ पे r, ये 1/4, और ये क्या हो जाएगा, 3r/4 हो जाएगा। चलो, इतना मिल चुका है। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो चलो, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या है, देखो हाइड्रोजन एटम बोल दिया मतलब z इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो z की वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ पे वही फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला z के साथ लिखेंगे, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ओके, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, उसके लिए क्या करेंगे, 1/λ/b z²r, और देखो फर्स्ट लाइन है ना, तो ट्रांजिशन क्या होगा, 3 से लेके 2 तक, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो z²r 5/36 हो जाएगा ये, और यहां से मुझे λb मिल जाएगा 36/5z²r। ओके, और यहां पे ये नंबर आ गया 2। ऑलरेडी बोल दिया है कि ये λl और λb क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, देखो हियर λl इज इक्वल टू λb, तो क्या होगा 4/3r इज इक्वल टू 36/5z²r। तो देखो r r कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे इस तरफ 1/3 बचेगा, इस तरफ 9/5z² बचेगा, और दैट्स वाई यहाँ पे क्या मिलेगा, z² इज इक्वल टू 27/5। ओके, 27/5। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन इक्वल टू दैट सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज बोला था, अरे रे, चलो एक गलती कर दी थी हमने, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज यहाँ पे बोला था, तो जंप कहां से करवाना होगा, 3 से 2 में नहीं, 4 से 2 में जंप करवाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा भाई, 4 से 2 में जंप करवाएंगे। देखो देखो ये यहाँ पे चेंज गया, ये जाने देते हैं सब कुछ। सेकंड लाइन बोला, फर्स्ट लाइन नहीं है, ये सेकंड लाइन है क्वेश्चन में, देखो तो 4 से 2 आएगा, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3/16, 3z²r अपॉन 16 हो जाएगा। यहां से λb क्या मिलेगा, 16/3z²r, इसको नंबर देते हैं 2। अब क्या होगा, 1 और 2 इक्वल हो तो क्या होगा, देखो फ्रॉम 1 and 2, 4/3r इज इक्वल टू 16/3z² इंटू r। तो यहां से देखो 3 3 गया, r r भी गया, तो z² क्या आया, 16/4 यानी 4, और फाइनली z की वैल्यू जो मुझे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी 2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया कैसे करना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
What is the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series? तो एक बात तो क्लियर है, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन की वैल्यू तो क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। मतलब जंप जो हमको करवाना है ना, वो कहां से करवाएंगे, इनफाइनाइट से ही जंप करवाएंगे। तो चलो इनफाइनाइट से जंप करवाएंगे। लाइमन की बात करते हैं, 1/λ लाइमन। लाइमन होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि लाइमन बामर पार्शन m इज इक्वल टू 1 होता है। और फिर बामर के लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/4। ओके, ये हो जाएगा 1/4। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लेमड़ा लाइमन मिलेगा 1/r, और यहां से मुझे लेमड़ा बामर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई बोलो, ये आ जाएगा 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 4/r। तो हमको यहाँ पे पूछा है बामर सीरीज और लाइमन सीरीज का रेशियो। तो देयरफॉर लेमड़ा बामर अपॉन लेमड़ा लाइमन क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दूसरा मैंने क्यों लिखा नहीं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है इसलिए, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द करेक्ट पेयर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लाइमन में जंप कहां पे करवाना होता है भाई, मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू फॉलोइंग लेवल्स। लाइमन में जंप यहां पे होता है, मतलब यहां पे लाइमन, ये बामर, ये पास्चन, ये ब्रैकेट, और ये फंड, हम ये जानते हैं। चलो ठीक है, अब लाइमन कहां पे है, ए, बामर है सी, पास्चन है, नहीं है, पास्चन है बी, सॉरी, और ब्रैकेट है डी। तो मतलब सिंपल है, पी के साथ ए, क्यू के साथ सी, आर के साथ बी, और एस के साथ डी, जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होगा। चलो अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल जो यूज किया है दैट इज न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट of Lyman series, and nu2 is the frequency of the first line of a Lyman series। वन बाय वन देखते हैं, सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। कोई बता पाएगा सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर आंसर, अगर कोई बता पाता है तो ठीक है, जस्ट गिव अ ट्राई। तब तक मैं इसको जस्ट अ मिनट चार्जिंग में रख देता हूं। चलिए अब देखो, सीरीज लिमिट का मतलब ये होता है कि जंपिंग कहां से करवाओ आप, इनफाइनाइट से करवाओ। अगर इनफाइनाइट से जंपिंग होता है तो ये सीरीज लिमिट में आ जाएगा। चलो अब क्या करेंगे देखते हैं, वन बाय वन चेक करके देखते हैं। फोर, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, ट्रांजिशन इनफाइनाइट से, लाइमन है इसलिए जंप कहां करना पड़ेगा, 1 के अंदर करना पड़ेगा, और इसलिए यहां पे 1/λ लाइमन, आर जंप 1 में करना पड़ेगा इसलिए नीचे 1 आएगा, और यहां पे इनफाइनाइट आएगा। तो यहां से मुझे लेमड़ा एल क्या मिल जाएगा, 1/r मिल जाएगा। ओके, लेमड़ा एल मुझे मिल जाएगा 1/r। लेमड़ा क्या होता है, तो कि सी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है न्यू 1। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि न्यू 1 इज द फ्रीक्वेंसी विच इज बेसिकली आरसी। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब दूसरा है, क्या है, तो कि न्यू 2 क्या है, तो कि न्यू 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन। तो देखो फोर, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, एन इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 2 से लेके m इज इक्वल टू 1 में जंप करना है। तो ये 1/λ
ये 1 और 2 से है तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और इसकी वजह से लेमड़ा एल की वैल्यू जो मुझे मिलेगी ये हो जाएगी 4/3r, और इसको अपने c बाय न्यू टू बोल सकते हैं, और यहां से मुझे न्यू टू की वैल्यू क्या मिलेगी, 3rc मिल जाएगा। अब न्यू 3 इज द सीरीज लिमिट ऑफ बामर, तो देखो 4 सीरीज लिमिट ऑफ बामर, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से बामर यानी m इज इक्वल टू 2 के अंदर जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेमड़ा बी, फिर r, 2 के अंदर जंप कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 आएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसके ऊपर से मुझे लेमड़ा बामर क्या मिलेगा, 4/r, विच इज नथिंग बट c बाय न्यू 3, और c बाय न्यू 3 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा rc/4, ये हो जाएगा rc/4, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे 3/4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 3/4 होगा, ये आरसी, ये 3/4 आरसी और ये 1/4 आरसी। तो यहाँ से ये तीनों तीन रिजल्ट से हमको क्या पता चलता है कि देखो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को ऐड करोगे तो ये 1 नंबर वाला रिजल्ट मिल जाएगा, यानी न्यू 2 और न्यू 3 को ऐड करो, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू बेसिकली व्हाट, न्यू 1। ये आरसी जो है, rc/4 क्या होगा, न्यू 3 होगा, हाँ। तो आई कैन जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, और ऑप्शंस में से आंसर क्या आएगा देखते हैं। यस, न्यू 3 क्या होगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2, पहला ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। इज दैट अंडरस्टूड गाइस? सिर्फ इतना याद रखना है, सीरीज लिमिट है ना, मतलब क्या करना है, इनफाइनाइट से जंप करवा दो बस। अब बोर मॉडल की बात करते हैं। बोर मॉडल ऑफ एटम्स में क्या एजम्पशन होता है, ओके तो एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, सही है। assumes that angular momentum of electron is quantized, तो बोर मॉडल की हाइपोथेसिस ही एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इज वैलिड, पहला आंसर सही है। ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज नहीं करता है, प्रेडिक्ट द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑल टाइप ऑफ एटम वो भी नहीं करता है, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा और चौथा ये सब जो है ना उसकी लिमिटेशंस है, ओके। चलो, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा। कल मैंने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे कन्वर्जन्स किए थे, आर का, एल का, वी का, ओमेगा का, फ्रीक्वेंसी का, टॉर्क का, फोर्स का, तो वो सारे कन्वर्जन्स का अगर आपके सामने लिस्ट है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट लिस्ट, आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। अगर लिस्ट याद नहीं है तो जरा यहां पे देखो, ओमेगा होता है V/R, ओके। हमने ये देखा था एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z²/n²। तो इसके ऊपर से काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी V² के साथ होता है, तो V² इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n², और इसलिए वेलोसिटी जो मिलेगी वो प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगी, Z/n मिलेगी। और रेडियस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो आप यहां पे जरा देखो तो V/R की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, तो कि Z/n और यहाँ पे n²/z, तो V/R होता है ओमेगा, और ओमेगा की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n³, Z²/n³, so it is inversely proportional to n³। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, इन हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है, तो बेसिकली हमने ये डिराइव करके रखा हुआ है। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसी है -E²/8πε0r, और पोटेंशियल एनर्जी जो ये प्लस है, सॉरी, और पोटेंशियल एनर्जी है -E²/4πε0r।
और जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -e² अपॉन 8πε0r, और ये हो जाएगा उसका टोटल एनर्जी। ओके, सो -e² अपॉन 8πε0r वाला जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। ओके, चलो, according to second postulate of the Bohr, the angular momentum ln is of nth possible orbit। मतलब ये L की वैल्यू क्या होगी, तो L की वैल्यू होगी NH अपॉन 2π। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। Now which of the following statements और statement is true for hydrogen atom। तो अभी हमने देखा एंगुलर मोमेंट, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, वो प्रोपोर्शनल टू n होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फिर लीनियर मोमेंटम p प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n होता है, तो ये आंसर सही हो गया। लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z होता है, तो ये आंसर गलत हो गया। और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली v² होता है, और वो z² अपॉन n² है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। तो अपना आंसर सही क्या होगा, लीनियर मोमेंट मतलब लीनियर मोमेंटम की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ Rn इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0। तो बोर रेडियस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। ओके, अपने रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, n² h² ε0 अपॉन z² पाई m, और यहां पे ये n² a0 होता है, बिकॉज ये h² ε0 z² पाई m जो है ना, दैट इज बेसिकली a0, ठीक है, समझ में आया? रेडियस हो जाएगा n² a0। चलिए गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन। चलो, इफ n is the orbit of number of electron in hydrogen atom, the correct statement, which one of the correct statement, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। n is the orbit number of electron in hydrogen atom, ठीक है, ऑर्बिट नंबर यानी nth ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, तो उसकी एनर्जी इंक्रीजेस एज n इंक्रीजेस। तो ये सही है। कैसे सही है? देखो, ये जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना उसको सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा ना, दैट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, और उसकी फ्री एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो खुद की एनर्जी होगी, सॉरी गाइस, खुद की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, दूसरा चेक करने की जरूरत है, करते हैं। देखो, हाइड्रोजन एमिट इंफ्रारेड रेज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू n इज इनफाइनाइट से 1। देखो, इनफाइनाइट से 1 में आया मतलब लाइमन मतलब अल्ट्रावायलेट, और यहाँ पे लिखा है क्या, इंफ्रारेड, इसलिए गलत हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज 0 फॉर n इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात है। फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू 1 एज n², तो ये गलत बात है। E प्रोपोर्शनल टू n² कोई भी सिचुएशन में नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी nth लेवल का जो है उनको यहां पे दिया है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 अपॉन H उसके ऊपर गिरता है। तो देखो जरा ध्यान से, ये n इज इक्वल टू 1 लेवल, ये 2 लेवल, इस लेवल पे एनर्जी जो है वो E1, इस लेवल पे जो एनर्जी है वो E2। तो E2 माइनस E1 जितना गैप, इतने गैप को भर सके उतनी एनर्जी हम क्या करते हैं, उसको देते हैं।
ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है विच इज बेसिकली E2 माइनस E1 अपॉन एच। मतलब अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल या जो भी है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इतनी एनर्जी मिलने से वो n इज इक्वल टू 1 लेवल को छोड़ के n इज इक्वल टू 2 लेवल में चला जाएगा। ओके, इतना छोड़ के वो n इज इक्वल टू 2 लेवल में चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो जरूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन देखो यहाँ से मैं सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? तो कि सम ऑफ द एटम विल मूव टू फर्स्ट एक्साइटेड। सम ऑफ द एटम, क्यों सम ऑफ द एटम? क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आ रहे हैं, n इज इक्वल टू लेवल, n इज इक्वल टू 1 में तो बहुत सारे एटम होंगे। जो रेडिएशन आ रहे हैं वो सबको मिले ना भी मिले, जो भी एटम्स को वो रेडिएशन मिलते हैं, वो एटम्स को रेडिएशन मिलते हैं, वो क्या करेंगे? उस एनर्जी को लेके एक लेवल ऊपर, यानी n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के अंदर वो चले जाएंगे। सम ऑफ देम विल गो, ऑल कैन नॉट। चलो, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, एटॉमिक नंबर है Z। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी सेम। ये रेडियस किसकी है? एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन के लिए है। और हम क्या कर रहे हैं? एक और एटम ले रहे हैं जो हाइड्रोजन लाइक है, मतलब उसका Z वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम की और हाइड्रोजन लाइक एटम की कंपैरिजन करनी है। तो इन दोनों की कंपैरिजन में दोनों की रेडियस सेम होगी, ऐसा पूछा है। दूसरे केस में Rn विल बी ग्रेटर देन फॉर लार्जर Z वैल्यू। Z वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना R बड़ा होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि Rn विल बी स्मॉलर फॉर लार्जर Z वैल्यू। तो Z जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा? रेडियस कम होगा। तो ये ऑप्शन सही है। दो तरीके से समझाता हूं ये सही क्यों है। तो देखो, हमारे पास एक तो फॉर्मूला है R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z। तो क्लियरली दिख रहा है लार्जर द Z लेसर दी n। तो ये ऑप्शन सी यहां से क्लियर हो गया। और दूसरा कॉमन सेंस लगाओ कि जितना Z ज्यादा होगा ना, उतना न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से पुल करेगा। ज्यादा ताकत से पुल करेगा तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्बिट की जो रेडियस मिलेगी ना, वो रेडियस क्या होगी? कम मिलेगी। हाइड्रोजन में जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करता है तो उसकी रेडियस थोड़ी क्या होगी? बड़ी होगी। ये भी थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ तो आंसर मिल जाएगा। चलो, अब यहां पे सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय फोर्स k बाय r। चलो, अभी यहां से ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। ये है न्यूक्लियस, ये है r। ओके, ये न्यूक्लियस है और ये है r। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे होगा Ze। चलो, अभी ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k बाय r। क्योंकि यहां पे बोल दिया है कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय फोर्स k बाय r। k बाय r जितने फोर्स से वो ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो mv स्क्वायर बाय r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो है k अपॉन r। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा कि ये जो k है ना, दैट इज गोइंग टू बी mv स्क्वायर। ठीक है, k जो है वो हो जाएगा mv स्क्वायर। बोर मॉडल अप्लाई करना है। तो बोर मॉडल के क्या होता है? देखो, फ्रॉम बोर मॉडल, ऊपर देखना ध्यान से, फ्रॉम बोर मॉडल हम ऐसा बोल सकते हैं कि mvr वो एंगुलर मोमेंटम होता है और वो होगा nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, फॉर बोर मॉडल क्या होगा? nh अपॉन 2 पाई आएगा। चलो, फिर क्या होगा? यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 लिया। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। by applying Bohr model to system, the radius of nth orbit of electron found to be r। radius जो है वो r n मिल रही है। ओके, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी Tn। काइनेटिक एनर्जी Tn है। तो देखो, यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसा, हियर
Tn इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और वो होता है हाफ mv², और इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा k/2, क्योंकि k इज इक्वल टू mv² होता है। तो Tn भी मुझे मिल चुका है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे जो दिया है उसमें से कौन सी चीज यहाँ पे सही है, यू कैन जस्ट सी। तो आप देखो Tn जो है ना, वो कोई स्मॉल n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब Tn इज इन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ऐसा बोल सकते हैं। Tn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। और रेडियस क्या होगा, रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। चलो रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं। ये है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यहां से v को सब्जेक्ट बनाओ। चलो तो NH अपॉन 2 पाई mr, NH अपॉन 2 पाई mr, ओके, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहां से v² करेंगे तो क्या मिलेगा, n²h² अपॉन 2 पाई mr², 2 पाई mr का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये m जो है ना, उसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि mv² जो है वो है n²h² अपॉन 2 पाई r², और mv² की वैल्यू कितनी है भाई, k। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि n²h² अपॉन k जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r²। तो यहां से आप देख सकते हो r² इज प्रोपोर्शनल टू n², एंड हेंस r इज प्रोपोर्शनल टू n। तो अब यहां से क्लियरली पता चलता है कि ये t का वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, और ये जो r का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर होगा। चलो, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 3 to 1 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ऐसा कुछ हो ना तो फिगर हमेशा बना लो पहले। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3। चलो 3 से 1 का ट्रांजिशन किया और क्या निकला, अल्ट्रावायलेट निकला। अल्ट्रावायलेट मतलब क्या हुआ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी गैप। तो 3 से 1 जो है ना वो बड़ा एनर्जी गैप है। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम, कौन से ट्रांजिशन में इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलेंगे ऐसा पूछा है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम होता है तो मतलब क्या होगा, उसका एनर्जी गैप भी छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन सा हो सकता है, देखो तो सबसे छोटा एनर्जी गैप हो सकता है 4 से लेके 3, 4 से लेके 3। तो ये सबसे छोटा एनर्जी गैप है। वैसे भी आप जानते हो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। तो पास्चन, ब्रैकेट, फंड ये तीनों में क्या आता है, इंफ्रारेड ही आता है। तो यहाँ पे पास्चन सीरीज है, 4 से 3 में जंप हुआ मतलब पास्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लाइमन या बामर में, लाइमन या बामर में, ठीक है, आपको विजिबल मिलेगा या तो अल्ट्रावायलेट मिलेगा। लाइमन यानी 1 में जंपिंग, बामर यानी 2 में जंपिंग। तो 1 और 2 में जंपिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3, 4, 5 में जंपिंग होनी चाहिए। इसकी वजह से ये तीनों तीन रिजेक्टेड, और ये लास्ट ऑप्शन है वो सही है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द बोर ऑर्बिट हैविंग बोर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, बोर रेडियस दे दिया है हमको, A0 0.529 एंगस्ट्रॉम दिया है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है, तो रेडियस होता है n²A0, वेर n इज बेसिकली ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट है तो क्या होगा, 3² A0 होगा, तो 9A0 होगा, तो 9 इंटू 0.529, ठीक है। तो यहां पे आंसर कुछ आएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। आप सोचोगे सर कैसे कर दिया ये, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, पीछे 9 है और यहाँ पे 9 है। 9 9 का क्या होता है 81, 81 में पीछे क्या आता है 1। अपना ऑप्शन देखो, क्या कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीछे 1 आता हो, तो एक ही ऑप्शन है, एंड दैट वर्क्स आउट परफेक्टली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम में आप कैलकुलेशन किए बिना आप अपना आंसर लेके आ सकते हो गाइस। चलो, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम है अपने पास। ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ। हम समझे कि नहीं समझे, देखो मैं बता देता हूं। ये है एटम का ऑर्बिट,
ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम में यूजुअली क्या होता है, Z की वैल्यू बेरिलियम के लिए होती है 4। देखो पहले आएगा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर तीसरा लिथियम और चौथा बेरिलियम। तो ये Z इज इक्वल टू 4 है, तो इसका न्यूक्लियस जो होगा उसका जो चार्ज होगा ना दैट इज बेसिकली Ze। लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, Be+3 कर दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को मार के भगा दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा और ये रेडियस होगा R। तो ये जो है ना आप देख रहे हो, इस Z की जगह पे अगर मैं 4 लिख देता हूं तो इट साउंड नाइस। तो ये हो जाएगा Be+3। पहले तो Be+3 क्या होता है वो समझना पड़ता है। अब हमारा हाइड्रोजन क्या होता है वो देखो। हाइड्रोजन में यहां से क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वहां पे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे चार्ज होता है, तो ये ई चार्ज है, ये है आर बेरिलियम और ये है आर हाइड्रोजन। ओके चलो अभी इतना, ये हाइड्रोजन है। अब हमको क्या करना है, ऐसा बोल दिया है ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दोनों की ऑर्बिटल रेडियस जो है ना सेम है। तो देन क्वांटम स्टेट एन ऑफ B3+, क्वांटम स्टेट कितना होगा, मतलब देखते हैं वे क्या पूछना चाहते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ सबसे पहले ये समझो कि कोई भी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम जो होता है ना, आर क्या होता है, n² अपॉन Z होता है। तो ये आर एच और आर बीई क्या होगा, NH² NBE का स्क्वायर, और यहां पे ZH और यहां पे ZBE, ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए n जो होगा वो 1, बेरिलियम के लिए जो n होगा दैट इज गोइंग टू बी कितना, 4। तो 4 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये तो Z की वैल्यू लिखनी थी, मैंने n की जगह पे लिख दिया। चलो यहां तक समझ में आया, पहले ये बोल दो, बाकी वैल्यू डालते हैं बाद में। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बोला है, तो ग्राउंड स्टेट बोला है, इसका मतलब ये होगा कि NH जो है वो 1 लेना है, NBE जो है वो हमको ढूंढना है, ZBE होता है 4 और Z हाइड्रोजन होता है 1। और यहाँ पे बोल दिया है कि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। सेम रेडियस है तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से हमको पता चलेगा कि NBE जो होगा उसका स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4, और उसके ऊपर से NBE की वैल्यू मिलेगी 2। ओके NBE की वैल्यू मिलेगी 2, ये आंसर आ जाएगा। मतलब सेकंड एनर्जी लेवल में होगा कौन, बेरिलियम। बेरिलियम का सेकंड एनर्जी लेवल और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट लेवल, दोनों की रेडियस क्या होती है, सेम होती है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे होगा, तो कहते हो बेरिलियम जो है ना वो थोड़ा हैवी एलिमेंट है हाइड्रोजन की कंपेयर में, मतलब उसका न्यूक्लियस भी क्या है, हैवी है। न्यूक्लियस हैवी है मतलब चार्ज से हैवी है। तो वो क्या, न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा पुल करेगा। ज्यादा पुल करेगा तो सारी जो रेडियस होगी ना, ऑर्बिट की रेडियस है ना, वो श्रिंक हो जाएगी। तो मतलब बेरिलियम के लिए क्या होगा, रेडियस श्रिंक हो जाती है, पहली रेडियस। तो जो रेडियस वैल्यू मिलती है हाइड्रोजन के लिए, वही रेडियस वैल्यू आपको बेरिलियम के लिए नहीं मिलेगी, पहली रेडियस के लिए। लेकिन हाँ, अगर बेरिलियम को एनर्जी दे दो आप, बेरिलियम को कोई एनर्जी दे दो, तो इस एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। और रेडियस बढ़ के कहां पे आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 लेवल पे आ जाएगी। तो यहां पे आंसर आएगा n इज इक्वल टू 2। चलो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इसी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी हमको क्या करना है, उसका निकालना है। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, कोई आइडिया देगा यहाँ पे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक ओवर इट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया है आपको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया है और उसके ऊपर से काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो है ना,
बेसिकली ई जो होता है इज इक्वल टू माइनस के होता है और ये होता है u बाय टू। और काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, u बाई टू करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ मोड की बात करता हूँ, माइनस प्लस को इग्नोर करता हूँ। और ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। आई एम इग्नोरिंग माइनस साइन फॉर अ वाइल। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁹ एंड देन K की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। यू कैन जस्ट चेक दैट, परफेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट लेवल absorbs the photon and it excited to n is equal to 4 लेवल। पहले वो ग्राउंड स्टेट लेवल पे था। कौन था हाइड्रोजन का एटम? अब उसने क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और इस एनर्जी को लेके ये चला गया, कहां पे चला गया भाई, n इज इक्वल टू 4 लेवल पे चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे भाई? तो वेवलेंथ होगा एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एनर्जी गैप जो होता है ना, वो होता है एच सी बाय लेमडा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी डेल्टा ई का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इससे तो अच्छा ये काम कर लो, ये इजी रहेगा। 1/लेमडा इज इक्वल टू आर 1/m² माइनस 1/n²। सो ये 1/लेमडा हो जाएगा, ये आर रहेगा। कहां जंप हो रहा है भाई, 4 में जंप हो रहा है तो यहाँ पे 16 आएगा, और 1 में से जंप हो रहा है तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/लेमडा, और ये हो जाएगा -15/16। तो यहां से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 16/15r। ओके, 16/15r। माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि माइनस साइन दिखाता है कि ये एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं है, ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। लाइट एब्सॉर्ब होती है और फिर ग्राउंड लेवल से ऊपर वाले लेवल की तरफ जाती है, राइट? तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का इंडिकेशन है ये माइनस साइन। ओके, सो लेमडा की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। अब यहां से आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो आपका आंसर। चलो, अब म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच नेगेटिवली चार्ज म्यून का मास दे दिया है। म्यून का मास दिया है, देखिए मास ऑफ म्यून इज इक्वल टू 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो प्रोटॉन के आजू बाजू क्या करता है, रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है वो। ओके, तो यहां पे उसकी रेडियस की बात है, यहां पे उसकी रेडियस की बात है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे समझना ध्यान से। रेडियस जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n² अपॉन z होता है ना। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n² अपॉन z होता है। बस इसको ही यहां पे हम यूटिलाइज करेंगे। r हाइड्रोजन अपॉन r म्यून, n हाइड्रोजन स्क्वायर n म्यून स्क्वायर, नीचे z हाइड्रोजन और z म्यून। तो क्या होगा, क्या पूछा है देखो, देन फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ द एटम। फर्स्ट बोर रेडियस ढूंढनी है ना। अच्छा, तो एक काम करो यार, फर्स्ट बोर रेडियस के लिए चलो इतना करना तो पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो ऐसा है। हम्म, उससे और अच्छा तरीका ढूंढते हैं। ये लंबा तरीका है, देखो मास दिया है ना, मास वाला कोई तरीका ढूंढते हैं। चलो, यहां पे दिया है मास ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू 20 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात है। तो यहां पे हमको क्या करना है भाई, यहां पे रेडियस को मास के साथ एसोसिएट करना है। और थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ आप, कि सेंटर जितना हैवी होगा उतना रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो रेडियस और मास जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। रेडियस और मास एक दूसरे के
इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, और बस इस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। रेडियस ऑफ म्यू और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली मास ऑफ म्यू एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, ये मास ऑफ म्यू है 207 ME। चलो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ म्यून मिल जाएगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 207, ये होगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 207। ओके, यहां से जो भी आंसर आए दैट विल बी योर आंसर गाइस। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल, जितना न्यूक्लियस हैवी होगा उतना क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और उसकी रेडियस को क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो रेडियस और मास जो होता है ना, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। फिर द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एन हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर, एंड ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, उसको मुझे एनर्जी देनी है, और कम से कम कितनी एनर्जी दे, सो दैट इट कैन एमिट एन एच गामा लाइन। एच गामा लाइन याद रखना, गामा मतलब 3 का गैप होता है, अल्फा 1 का गैप, बीटा 2 का गैप, और गामा होता है 3 का गैप। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो 1 2 3। ओके, सो देखो जरा ध्यान से, एमिट एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन मतलब 3 में से, अच्छा 3 में से नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, एच अल्फा नहीं, एच गामा है। एच गामा लाइन एन इज इक्वल टू 4 में से आना पड़ेगा। क्यों? गामा का मतलब गैप है 3 का, 3 का गैप मतलब 4 और 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचा, तो 3 का गैप आएगा 4 में से 1। ठीक है, हाँ अभी भी एक गलती की है, देखो क्या गलती की है, लास्ट में वर्ड लिखा है एच गामा लाइन इन बामर सीरीज। ओहो हो, ये बामर सीरीज है, तो देखो बामर सीरीज में क्या होगा, ये 5, फिर ये 4 3 2 एंड 1। तो अगर बामर सीरीज चाहिए तो जंप करना पड़ेगा 2 में, और गामा है तो 3 का गैप, 3 का गैप मतलब 5 से लेके 2 में जंप होगा। ओके, तो इतना जंप करवाना है, नीचे यहां से 2 में से 5 करो या 5 में से 2 करो, एक एमिशन स्पेक्ट्रा देगा, एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा। तो हमको यहाँ पे पूछा है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब हमको ये पहला केस नहीं दूसरा केस डिस्कस करना है। मतलब हम यहाँ पे एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने से क्या होगा, ये लेवल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपको करना है कि जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज ई, 5th लेवल का एनर्जी माइनस 2 लेवल का एनर्जी। अब ये है आपका फॉर्मूला, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और इस केस में एन की वैल्यू होगी कितनी, 5, और यहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 से 2 है ना, सॉरी 2 है तो यहां हो जाएगी 4। बस इसका आंसर लेके आओ, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, इसका आंसर ले लो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको कैसे करोगे आप, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो पहले स्टेप को, ऐसा भी कर सकते हो, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पे ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करो, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, और यहां से भी आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको ही कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, ध्यान से देखना, एच गामा लाइन है और बामर सीरीज है। बामर सीरीज मतलब 2 में जंप करवाया, और गामा लाइन मतलब 3 का गैप। ओके, बस यहाँ पे आप गैप को ऑब्जर्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ratio of the speed of electron in the ground state of the hydrogen atom to the speed of light in vacuum। अब यहां पे देखो हमने एक चीज सीखी थी, क्या सीखा था, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है 1/137। ओके, ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है E²/4πε0 h कट सी, या फिर इसको आप E²/2ε0 hc भी बोल सकते हो। ओके, अब
हम इस अल्फा के टर्म्स में फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वेलोसिटी जो होती है ना, उसका फॉर्मूला है अल्फा सी अपॉन एन, ये उसका फॉर्मूला है। अब ग्राउंड स्टेट की बात है तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, अल्फा 1 अपॉन 137 है, और ये c तो है ही, तो v हो जाएगा c अपॉन 137, तो v बाई सी, ओके, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ लाइट, v और v बाई सी का रेशियो आएगा 137, 1 अपॉन 137, so this is the c is the answer। बस आपको याद रखना है क्या, ये v इज इक्वल टू अल्फा सी बाय एन, ये कैसे आता है सब कुछ हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो बाइंडिंग एनर्जी दे दिया है, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। अब हीलियम की बात है, हीलियम के ग्राउंड स्टेट की बात है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स। अब हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अभी ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब मुझे दोनों को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। तो दोनों को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एक बात तो क्लियर है, दोनों को रिमूव करना मतलब सबसे पहले पहले को रिमूव करो, और पहले को रिमूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी तो उसके पास है, उतनी एनर्जी तो मिनिमम उसको मुझे देनी पड़ेगी, प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, तो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करने के लिए भी एनर्जी मुझे यूटिलाइज करनी पड़ेगी। देखो ये हीलियम एटम है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा ना, उसके पास होगा चार्ज कितना, 2e। तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है -13.6 देनी पड़ रही है, इसलिए प्लस कर देते हैं एन स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे प्लस क्यों किया, तो देखो प्लस क्यों किया मैं समझा देता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखो ग्राउंड स्टेट होता है ना, वहां पे एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे उसको फ्री करना है तो मुझे इनफाइनाइट लेवल पे उसको भेजना पड़ेगा, यानी n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक का मुझे ट्रांजिशन करना पड़ेगा, 1 से इनफाइनाइट का ट्रांजिशन, और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, 0। तो बोलो अब -13.6 में मुझे कितने ऐड करने चाहिए सो दैट 0 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली +13.6। इसलिए जब एनर्जी दे के आयोनाइज करने वाली बात आती है कहीं पे, तो आयोनाइजेशन के केस में हम हमेशा क्या करेंगे, 13.6 हो तो क्या करेंगे, उसको प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। चलो अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये 13.6 है, ग्राउंड स्टेट की बात है तो ये 1 आएगा, लेकिन ये 4 आ जाएगा, क्योंकि Z जो होता है हीलियम के लिए वो होता है 2। बस यहां से मल्टीप्लाई करो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस इज 50, यस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 54.4 और 24.6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, एंड दैट 79 इज सी, दैट 79 इज सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टन एटम, कोई भी एटम में एनर्जी लेवल दिखा रहा है डायग्राम, विच ट्रांजिशन शोन रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले तो एमिशन की बात करनी है। एमिशन के लिए, एमिशन कब होता है, जब कोई भी फोटोन या इलेक्ट्रॉन या एटम ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो मतलब अपने ये जो दो केसेस है ना, कौन से दो केसेस, देखो मैं दिखाता हूं, ये केस और ये केस तो निकाल ही दो, मतलब ये तो क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, एमिट नहीं कर रहे हैं। एमिशन कहां पे हो रहा है, दो जगह पे हो रहा है। एक तो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे
देखो कौन सा ट्रांजिशन है यहाँ पे, 4 से लेके 2 का, और दूसरा ट्रांजिशन कौन सा है, 2 से लेके 1 का। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, गैप कम होता जाता है। आपने बहुत बार ऐसी फिगर ड्रॉ की है, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, फिर 2 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। गैप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होगा। तो 4 से 2 का जो गैप होगा वो छोटा गैप होगा, और 2 से 1 का जो गैप होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट गैप। एंड इसकी वजह से अपना जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर वो क्या होगा, ऑप्शन 3। चलो, इन द हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट Rn इन द ग्राफ ऑफ Rn अपॉन R1 वर्सेस log n का ग्राफ क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे ग्राफ बनाना है। हम जानते हैं कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो उसकी वजह से R1 जो प्रोपोर्शनल टू होगा ना वो 1 स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे Rn अपॉन R1 करूं तो मुझे n स्क्वायर ही मिलेगा। अब दोनों साइड लॉग लेता हूं, लॉग R2 अपॉन R1, ये आ गया ना। अब देखो मुझे कौन सा ग्राफ, ये इसको आप प्लस 0 कर देता हूं मैं यहाँ पे, इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले स्ट्रक्चर से देखोगे तो c क्या मिल रहा है, 0। c मिल रहा है, मतलब ये लाइन का ग्राफ है, और लाइन जो है y एक्सिस को 0 पे इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो लाइन है और y एक्सिस को 0 पे इंटरसेक्ट करता हो, तो क्या ऑप्शन ए, दैट्स द आंसर, सिंपल। अगर कोई पूछे इसका स्लोप कितना होगा तो हम बोलेंगे इसका स्लोप है 2, दिख रहा है देखो। An electron in the ground state of hydrogen atom is revolving in anti-clock direction in a circular orbit of radius r। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस रेडियस की वैल्यू है r। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ऐसा पूछा है। तो हमने ये डिराइव किया था, याद करो हम क्या डिराइव किया था, देखो ध्यान से। ये m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो I इंटू ए होती है। I जो होता है वो EV अपॉन 2πr होता है, और A जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहां से हमको EVR अपॉन 2 मिलेगा, EVR अपॉन 2 मिलेगा। बस यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू डालनी है और अपना काम खत्म हो जाएगा। E/2 होगा, फिर V की वैल्यू डालनी है। तो V की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बोलिए V की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, नहीं याद है तो ढूंढते हैं। चलो, याद होना जरूरी नहीं है, याद नहीं है तो आंसर कैसे लाते हैं वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे V की वैल्यू कैसे मिलेगी देखते हैं, चलिए। देखो, mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0। हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे सिर्फ E² आएगा, अपॉन r² आ जाएगा। तो ये mv² क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4πε0। देखो नीचे, इसको थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं मैं सो दैट यू कैन रीड इट वेल। मैं राइट हैंड साइड में लिखता हूं, चलो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। यहाँ पे करंट होता है ईवी, सिर्फ वी की वैल्यू निकालनी है ना, तो mv² अपॉन r इज 1 अपॉन 4πε0 z² अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे mv² इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 z² अपॉन r। चलो अब क्या करेंगे, v² इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 z² अपॉन mr, z² अपॉन mr। एक तरीका ये है, एक मिनट, हाँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके चलो, इससे भी एक और तरीका लेते हैं, इससे लंबा प्रॉब्लम नहीं होगा और छोटा हो जाएगा प्रॉब्लम। सॉरी यार कि ये है ना, ये सब स्पॉन्टेनिटी होता है। देखो कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं ना तब स्पॉन्टेनियस चीजें बहुत दिमाग में आती है। तो अभी ये सॉल्व कर रहा था, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग
दिमाग में आया कि यार इससे भी अच्छा रास्ता हो सकता है, तो व्हाई नॉट अप्लाई दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली। तो देखो बोर का क्या करेंगे, हाइपोथेसिस यूज करेंगे। बोर का हाइपोथेसिस क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बस यहां से v को सब्जेक्ट बना दो, तो एन एच अपॉन टू पाई एम और r। तो v की जगह पे एन एच अपॉन टू पाई एम और r, और यहाँ पे एक और r भी है, तो यू कैन सी r r कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेसिकली एन एच अपॉन फोर पाई एम और e, एन एच अपॉन फोर पाई एम और e आ जाएगा। ठीक है, तो बोलो अब यहां से कौन सा आंसर लेना चाहिए मुझे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या होता है, 1, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ई एच अपॉन फोर पाई एम। तो यहां से ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी माय फाइनल आंसर, ई एच अपॉन फोर पाई एम। एक्चुअली इसको बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, हमने पहले कैलकुलेशन किया था, राइट। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस इज इक्वल टू। तो पहले तो ये समझो कि आयोनाइज करना मतलब क्या, तो हमने अभी सीखा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था n इज इक्वल टू 1 है, फिर 2 है, फिर इसके आगे मैं गैप इक्वल अभी रख रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टू मच केयर, सिर्फ आयोनाइजेशन समझाना है इसलिए। मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो होता है 13.6 होता है और इनफाइनाइट पे एनर्जी होता है 0। अगर मैं इस 13.6 वाले एटम या इलेक्ट्रॉन को प्लस 13.6 एनर्जी दूं, तो ये 0 पे पहुंच जाएगा, और 0 पे पहुंच जाएगा मतलब आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज होना मतलब यही होता है कि आप उसको n इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेवल पे भेज दो। ओके, जहां जहां कहीं पे भी हो आप, लेकिन जस्ट सेंड इट टू द इनफाइनाइट लेवल। अब लिथियम प्लस प्लस है, लिथियम प्लस प्लस के ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। चलो, अपने पास ये फॉर्मूला है, 1/लेमडा आर इंटू जेड स्क्वायर, 1/m² माइनस 1/n²। ये हो जाएगा एच सी बाय लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, आर एच सी जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n²। तो ई क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एच सी आर 1/m² माइनस 1/n²। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो लिथियम है, तो लिथियम का Z क्या होगा, 3 होगा ना। पहले आया पहले हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और लिथियम 3, तो Z की जगह पे अपने क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। चलिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9HCr। अब कहां पे जाना है, इनफाइनाइट पे जाना है, कहां से जाना है, ग्राउंड स्टेट से जाना है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे E का जो वैल्यू मिलेगा वो 9HCr मिलेगा। ठीक है, माइनस आएगा, लेकिन मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, माइनस का मतलब आप समझते हो कि उसको भेजना है मुझे इनफाइनाइट। ठीक है, तो 9HCr इज गोइंग टू बी द आंसर। यहां से आप एक चीज डिफाइन कर सकते हो कि हमेशा ये m इज इक्वल टू इन्फाइनाइट और n इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट हो जाएगा वो 1/m² माइनस 1/n² वाला, वो ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1। चलो आगे बढ़ते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो देखो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है, याद रखना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल, और पार्टिकल को अगर वेव की तरह कंसीडर करेंगे तो आई हैव टू कंसीडर लॉट मेनी वेव्स हियर। और अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे वेव कंसीडर करूंगा और इसका रेडियस अगर r है, तो आई कैन से कि 2 पाई r जो होगा वो n लेमडा होगा, 2 पाई r होगा वो n लेमडा होगा। और फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या होता है, n की वैल्यू 1 होगी, और इसलिए लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई r आएगी। और इसका मतलब है कि इट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। डी ऑप्शन आएगा, लेमडा की वैल्यू होगी सर्कमफरेंस के जितनी। चलिए,
रीडबर्ग फॉर्मूला दिया है और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में उसको रीराइट करना है, मतलब उस फॉर्मूला को यूज करो और ऐसा कुछ इक्वेशन हमको डिराइव करना है। देखो ध्यान से, अपने ऐसा इक्वेशन लिखते थे कब से, आर 1/m² माइनस 1/n²। अच्छा अब देखो यहां पे क्या लिखते हैं अपने, एच सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एच सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा रीडबर्ग कांस्टेंट me⁴ 8ε0² CH³ यहां पे n की जगह पे फाइनल और n की जगह पे इनिशियल। हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो देखो यहां पे c/λ जो है ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू फ्रीक्वेंसी। तो h फ्रीक्वेंसी फ्रॉम I टू F ये होगा me⁴ अपॉन 8ε0² CH का क्यूब 1/nf² माइनस 1/ni का स्क्वायर। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है कैसे आया? आर का वैल्यू कुछ ऐसा है। अच्छा, मैंने एक साइड एच से मल्टीप्लाई किया यार, देखो ध्यान से ध्यान से, यहाँ पे पहले टर्म से मैंने यहाँ पे क्या किया, एच सी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एच सी तो मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ से भी मुझे एच सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एच सी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एच सी से मल्टीप्लाई करोगे तो me⁴ 8ε0², सी सी कैंसिल कर दो, h और h³ कैंसिल कर दो तो h² आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहां पे दिख रहा है, देखो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में। चलो, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आता है बाय एमिटिंग फोटोन्स ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा जितनी वेवलेंथ वाले फोटोन को एमिट करके वो आता है। तो R इज रीडबर्ग कांस्टेंट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होगा, तो देखो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं 1/λ R 1/m² माइनस 1/n²। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, तो ये ऐसा होगा। और इसमें से मुझे क्या करना है भाई, इसमें से मुझे एक्साइटेड स्टेट के n का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n? रीड करो क्वेश्चन को ध्यान से, आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि कम्स टू ग्राउंड स्टेट, कम्स टू ग्राउंड स्टेट मतलब ये n स्मॉल m जो है ना, उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा ये 1/λ/R। चलो, तो ये n² क्या मिलेगा, λR/λR-1, and therefore n is equal to under root λR अपॉन λR-1। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहां गया, ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लाइमन लास्ट लाइन इज, लाइमन्स लास्ट लाइन। अब ये क्या हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लाइमन्स लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब क्या, देखो ये n इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर 2 में से 1 में जंप होता है ना तो इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, 3 में से अगर 1 में जंप होता है तो उसको सेकंड लाइन बोलते हैं। तो लास्ट लाइन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट से 1 में जंप करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से 1 में जंप करोगे तो ये एनर्जी गैप कितना होगा, इतना बड़ा एनर्जी गैप होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप है वो एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बोलो मुझे। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्क क्या होता है कि बस हमको 1 से उसको कहां पे ले जाना होता है, इनफाइनाइट पे ले जाना होता है। तो 1 से इनफाइनाइट के लिए ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है
उतनी ही एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी जब ऊपर से वो नीचे आएगा। लेकिन एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ कंटेन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखो फॉर सेकेंड बोर ऑर्बिट, एन क्या होता है, 2 होता है। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन 2 पाई आर क्या होगा, एन लेमड़ा होगा, दैट इज बेसिकली 2 लेमड़ा होगा, राइट। ये 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमड़ा कहां से आया, हमें अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि इसको वेवलेंथ बहुत सारी होगी, ये न्यूक्लियस है, तो इसका सरकमफरेंस अगर आर, रेडियस अगर आर है तो सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर होगा एन लेमड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड बोर ऑर्बिट बोला है। सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए लेमड़ा की वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो फिर नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी मिलेगी, ये 2 करोगे ना तो 2 लेमड़ा मिला, 2 लेमड़ा मिला मतलब 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ मुझे यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब कि देखो यहाँ पे ये एक वेव हुआ कंप्लीट, फिर दूसरा वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब 2 ही वेव बनेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मुझे अगर आयोनाइज करना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना देना पड़ेगा। और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होता है कि जब वो एटम कहां पे हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल में, यानी ग्राउंड स्टेट में हो। मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया है, ऐसा बोला है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में है। फिर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटो एनर्जी 12.01। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी देते हैं। तो इतना एनर्जी देने से ये कौन से लेवल में चला जाएगा, तो कि n इज इक्वल टू 3 लेवल में चला जाएगा। मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए बोला था, तो देखो मैं फिर से समझा देता हूं इसको कि ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, एनर्जी होती है 13.6, ये n इज इक्वल टू 2, एनर्जी होती है -3.4, ये होगा n इज इक्वल टू 3, ये होता है -1.51। अब आप इन दोनों के बीच का गैप निकालो, अगर आप गैप निकालोगे ना तो आपको गैप मिलेगा 12.09, अप्रोक्सीमेटली इट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, अगर अपना कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है -13.6 वाले लेवल में, और बाहर से अगर कोई फोटोन आता है जिसकी एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेफिनेटली ये कितना गैप कवर करेगा, तो कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना ही गैप कवर करेगा, एंड दैट इज n इज इक्वल टू 3। ओके, दैट इज n इज इक्वल टू 3। दैट क्लियर परफेक्टली, तीसरे लेवल में चला जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ, आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि इस पर्टिकुलर सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। बस प्रीवियस लेक्चर जो हमने एटम का देखा था वो लेक्चर, और आज के लेक्चर के जितने प्रॉब्लम्स हमने किए, बस इतना कर लीजिए, एटम में फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस के लिए, तब तक के लिए जस्ट आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।